हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन की ये किताब है और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू किताब है। अगर मैं बात करूँ इस किताब का तो इस किताब के अंदर जो है बिहार विशेष यानी बिहार सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करता हूं इस किताब का तो इस किताब के अंदर जो है 37 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। बिहार बजट 2022-23 दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का क्वेश्चंस दिया हुआ है। जनगणना का क्वेश्चंस दिया हुआ है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का क्वेश्चंस दिया हुआ है। बीपीएससी सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को इसके अंदर दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये किताब आपको कहाँ कहाँ मदद करेगा तो ये किताब आपको बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अभी जो कमिंग एग्जाम्स हैं 67 री एग्जाम्स, 68 बीपीएससी और भी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं बीपीएससी के। बिहार सचिवालय का आपका एग्जाम्स होने वाला है। बिहार दरोगा का आपका एग्जाम्स होने वाला है, यानी इसके फॉर्म आने वाले हैं बिहार दरोगा का, तो उसके भी एग्ज़ाम्स के लिए और जो कोर्ट वगैरह की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी। तो ये किताब जो है इन सारे एग्ज़ाम्स में आपको मदद करेगा और यहाँ से जो बिहार रिलेटेड यानी बिहार विशेष का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उस सारे क्वेश्चंस को आप इस किताब के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ये बुक जो है इन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5, प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 और प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15, ये 3 वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये जो है आपके एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन दिवाने में अहम रोल निभाएगा ये सारा का सारा वीडियो। तो आप प्लीज़ इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 16 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है पहला टॉपिक इंक्लूड किया गया है, बिहार के अंदर जो प्रथम चीज़ है उसको इंक्लूड किया गया है। दूसरा टॉपिक जो इंक्लूड किया गया है आपको बिहार बजट को इंक्लूड किया गया है। तीसरा टॉपिक जो है इसके अंदर आर्थिक सर्वेक्षण को इंक्लूड किया गया है और चौथा टॉपिक जो है इसके अंदर आपको बिहार सेंसस को इंक्लूड किया गया है और पांचवा टॉपिक जो है ये आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट को इंक्लूड किया गया है। तो ये 5 टॉपिक जो है 5 टॉपिक से आपके बीपीएससी जो कमिंग बीपीएससी का एग्जाम्स है 67th, इसमें आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, क्योंकि यहाँ से ये 5 टॉपिक 5 क्वेश्चन जो आप श्योर समझिए कि 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस बुक का फ्रंट कवर है और यहाँ पे जो है इस बुक में जो विषय सूची है वो दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर और प्रैक्टिस सेट टोटल 37 तक दिए गए हैं और नवगठित मंत्रालय भी दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट 1 है, लेकिन हमें प्रैक्टिस सेट 16 स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट 16 है और प्रैक्टिस सेट 16 का जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन है। तो भारत का पहला राज्य जो है ये है बिहार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो ये विश्वविद्यालय बना है आपको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार
भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम जो है ये पटना में स्थापित किया गया है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? तो ये बना है आपको बिहार विधान परिषद। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये आपको पटना में खोला गया है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन है? तो ये है आपका अपना बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन है? तो ये है अपना बिहार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? तो न्यूट्रिशनल गांव जो है ये आपको कुकरी गांव को घोषित किया गया है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि कुकरी गांव जो है ये कहां पे है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो ये किया गया है आपको बोध गया में। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है ये कहाँ है? तो ये आपको बिहार के अंदर है। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला खादी मॉल जो है ये आपको पटना में खोला गया है। भारत में सबसे कम उम्र यानी 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपको बनी है अनामिका शर्मा। रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गन्नी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो शकीबुल गन्नी का संबंध जो है ये मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिला से है। सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो भारत का पहला जिला जो है ये पूर्णिया है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ये अररिया में स्थापित किया जा रहा है। और पहला चिड़ियाघर कहाँ है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन है? तो ये जिला है आपका बांका। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो कचरा मुक्त शहर जो है ये सुपौल है। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है। तो नगर वन स्थापित जो किया गया है ये आपको गया में किया गया है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है। तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है ये सुपौल में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है। तो जैविक कृषि ग्राम जो है ये केडिया में घोषित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है। तो बिहार सरकार का ये आपको सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये पूरी तरह से डिजिटल विभाग है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे है औरंगाबाद से जयनगर। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है। तो ये जिला है आपका जहानाबाद। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? तो ये किस नदी पे किया गया है? ये काफी अभी न्यूज में है। फल्गु नदी पे किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गया में किया गया है। किसने कौन इसके उद्घाटन किए हैं? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? तो देखिए शहीद दिवस जो है ये घोषित किया गया है 15 फरवरी को। शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? तो ये तिथि है आपका 26 नवंबर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। तो जल जीवन हरियाली दिवस जो है ये आपको प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है।
बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो परिवार नियोजन दिवस जो है ये प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाता है। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर मैं ऐसा कौन सा बुक पढूं या फिर क्या पढूं कि हमारा 67th री एग्जाम्स बीपीएससी का जो होने वाला है इसमें हमारा प्री निकल जाए, यानी प्री में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप घटना चक्र की जो बीपीएससी का किताब आता है सामान्य अध्ययन, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप पढ़ सकते हैं तो भारतीय इतिहास की किताब पढ़िए जो घटना चक्र का आता है, या फिर अगर आप पढ़ सकते हैं तो सामान्य विज्ञान का किताब पढ़िए। और ये इडुटेरिया का जो करंट अफेयर का किताब है, यानी 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, एक पहला टॉपिक हो गया आपका, दूसरा टॉपिक आपका हिस्ट्री समझ लीजिए, और तीसरा टॉपिक आपका साइंस समझ लीजिए, चौथा टॉपिक आपका करंट समझ लीजिए, और पांचवा टॉपिक जो है बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप इतना अगर कर लेते हैं तो श्योर एंड श्योर आपका जो है बीपीएससी में 120 पार हो जाएगा। यानी 120 कट ऑफ जो है आई थिंक कट ऑफ जो होगा 100 और 110 के बीच में ही होगा। तो आप 120 यानी सेफ स्कोर के जगह पे पहुंच जाएंगे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप इन 4-5 बुक को आप जरूर पढ़ कर जाइए एग्ज़ाम देने। अगर आप इन बुक को पढ़ नहीं सकते हैं तो हमारा वीडियो जो है मैं चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ इन 5 का, तो आप इन वीडियो को देखिए और मे भी कहीं वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे आपके एग्ज़ाम्स में। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार बजट 2022-23 का, यानी प्रैक्टिस सेट 17 के अंदर जो है बिहार बजट 2022-23 का क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को आप मतलब एकदम अच्छी तरह से पढ़कर जाइए तो बेहतर होगा आपके लिए। इसका पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न में से किसने बजट 2022-23 में बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो ये है तारकिशोर प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए यहाँ पे 2022-23 सहित कह रहा है, तो अब तक जो है बिहार सरकार जो है ये 15 बार जो है बजट पेश कर चुका है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि बजट में पेश किया गया है? तो ये जो धनराशि पेश किया गया है ये है 2,37,691 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि हुआ है आपका 8.88% का हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो बिहार का जो विकास दर है ये आपको 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो बिहार का कुल राजस्व व्यय जो है ये आपको 1,91,956.67 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो बिहार का कुल पूंजीगत व्यय जो है ये आपका है 45,734.52 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ये अनुमानित है ये सब। तो ये जो है आपका 80.76% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो है आपका 19.24% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो बिहार सरकार की जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं ये हैं आपका 1,96,704.51 करोड़ रुपया।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत प्राप्तियां जो अनुमानित हैं ये हैं आपका 41,187.43 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो कर राजस्व के रूप में जो अनुमानित है ये है 41,387 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो गैर कर राजस्व के रूप में जो अनुमानित है वह है आपका 6135.62 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है? तो विकास के लिए जो तय किया गया है ये है 6 सूत्र। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो सबसे अधिक खर्च जो है ये किया जाएगा आपको शिक्षा के ऊपर। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्तियां किस मद से होगी? तो सर्वाधिक आय की जो प्राप्तियां होती हैं वो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से जो होते हैं वहां से होता है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो शिक्षा हेतु जो है ये आपको 16.5% आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो शिक्षा के ऊपर जो खर्च हेतु आवंटित किया गया है यह है आपको 39,191.87 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य पे खर्च हेतु जो है ये 16,134.39 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना यानी ग्रामीण एवं शहरी दोनों को इंक्लूड करके विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो रुपया आवंटित किया गया है ये है आपको 29,749 रुपया 64 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र पर कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र पे जो आवंटित किया गया है ये 7712.30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों को आश्रितों को कितना रुपया का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो ये मुआवजा 5 लाख रुपये तक का देने का प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादन है? तो ये हैं आपको यानी 13 जल विद्युत परियोजनाएं जो है ये आपको निर्माण इसका किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपको 1 अप्रैल 2019 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा जो है ये आपको 25,885.10 करोड़ रुपया अनुमानित है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यहाँ परसेंटेज में है, यहाँ रुपया में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3.47% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो पंचायती राज पे जो कुल बजट का 4.12% रुपया खर्च किया जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? तो ये जो है आपको 24
24 निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हुआ है आपका 15%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो देखिए राज्य के अंदर जो है कुल औद्योगिक पार्क जो विकसित किए जाएंगे ये हैं 7। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 7 निश्चय 2 के लिए जो आवंटित किया गया है ये 3000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपये आवंटित किया गया है? तो ये आवंटित किया गया है आपको 900 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना रुपया बजटीय प्रबंधन है? तो ये है आपको 600 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? तो बाढ़ प्रभावित परिवारों को जो है ये आपको 6000 रुपया दिया जा रहा है। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये है आपको 19,388.49 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां यानी पिछली वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये अधिक है आपको 10,437.22 करोड़ रुपया। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये है आपको 4503.21 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2023 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको 200 करोड़ रुपए का व्यय। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो आपदा प्रबंधन पे जो खर्च किया जाएगा ये है आपको 3696.98 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण यानी GSDP का कितना प्रतिशत होगा? तो ये GSDP का जो होगा आपको 31.95%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार के गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये आपको खर्च किया जाएगा 48.16%। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपको 38। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो बिहार के अंदर जो है ये आपके 6 रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार 7 विकास लक्ष्यों यानी कुल 17 को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है आपको 2030 तक। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? यानी बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो है कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो ये होगा आपको 151। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सत्य है? तो ये जो है आपको ये 1, 2, 3 ये जो है ना ये पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर IT टावर होगा। तो ये आपका सही है।
इसके बाद जो है बिहटा में IT पार्क होगा, तो ये भी आपका सही है। और राजगीर में IT सिटी बनेगा, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 3 ये सारा का सारा सही है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो ये आपको कराया जाएगा ये डुंगेरी पर्वत, डुंगेरी पर्वत। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का मिलाप करना है। सूची 1 में जो पर्वत है यहाँ पे स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 का। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मंदार पर्वत का, तो मंदार पर्वत जो है ये गया में है। मंदार पर्वत जो है ये आपको ये ब्रह्मयोनि पर्वत जो है ये गया में है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मंदार पर्वत का, तो मंदार पर्वत जो है ये आपको बांका में है। ये मैंने गलती से लगा दिया इधर गया। मंदार पर्वत जो है ये बांका में है। ब्रह्मयोनि पर्वत की बात करते हैं तो ये गया में है। बनावर पर्वत की बात करते हैं तो ये आपका है बनावर पर्वत, ये आपके जहानाबाद में है बनावर पर्वत। और मुंडेश्वरी पर्वत की बात करते हैं तो ये आपके कैमूर में है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसके ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएंगे। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों के द्वारा दीदी का रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो ये कराया जा रहा है आपको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 18, और प्रैक्टिस सेट 18 के अंदर जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो है इसके प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 18 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का 16वां, इसको आप याद कर लीजिएगा, 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया है? तो ये पेश किया था तारकिशोर प्रसाद ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया था आपको 13 अध्यायों में बांटकर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो ये वृद्धि हुआ है आपको 2.5% का। ये आप ईयर याद रखिएगा तभी ये सही होगा आपका। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, देखिए यहाँ पे स्थिर मूल्य पर कह रहा है, चालू मूल्य पे नहीं, स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो देखिए ये है आपको 419.68 हजार करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये 379.55 हजार करोड़ रुपया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है आपको 34,314 रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो ये है आपका 31,017 रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो ये कथन कह रहा है कौन कौन सा सत्य है? तो देखिए वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो GSDP है वो 618.63 हजार करोड़ रुपया है, तो ये आपका सही है। कह रहा है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो NSDP है ये है 566.47 हजार करोड़ रुपया है, तो ये भी आपका सही है। यानी ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP रही है, तो बिहार में जो है प्रति व्यक्ति GSDP जो रही है ये है आपका 50,555 रुपया।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एनएसडीपी जो है ये 46,292 रुपया रहा है। तो ये जो है बिल्कुल आपका सही है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी जो है ये 34,314 रुपया रहा है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे जो होगा केवल एक सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है ये आपका है 19.2%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा है ये कितना है। तो द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा है ये है 19.5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है ये कितना प्रतिशत है। तो तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है ये 61.2% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ये कौन है। तो सबसे अधिक आय वाला जिला जो है ये आपका पटना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो हमें यहाँ पे सत्य कथन को देखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 2.3% था। तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर है 4.8% है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर है ये 8.5% है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह जो होंगे कथन 1, 2, 3 जो हैं ये आपके तीनों के तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ये कौन है। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ये शिवहर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय है। तो कितना व्यय है। 1,65,696 करोड़ रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया है। तो कुल राजस्व व्यय जो है ये किया गया है 1,39,493 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय, यहाँ पे पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है। तो ये है आपका 26,203 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हुआ है आपको 13.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय रहा है। तो बिहार सरकार की जो कुल प्राप्त आय है ये है 1,64,903 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हुआ है आपको 3.2% की वृद्धि। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो ये प्राप्ति हुआ है आपको 1,28,168 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हुआ है आपको 25.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति हुई है। तो कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है ये 36,735 करोड़ रुपया हुआ है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा रहा है। तो बिहार का जो राजस्व घाटा है ये है आपको 11,325 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा रहा है। तो राजकोषीय घाटा जो था ये था आपका 29,827 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्राथमिक घाटा, बिहार का जो प्राथमिक घाटा रहा है वो कितना था? तो वो था 17,343 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? तो बिहार का सकल राजकोषीय घाटा जो है ये 4.8% था। पिछले 5 वर्ष की तुलना में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि जो दर्ज की गई है ये 10% और 7%। किसमें? देखिए पशुधन में आपको 10% की और मत्स्य पालन में 7% की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे हमें सत्य की बात करना है। तो देखिए आप अगर इसमें पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसमें से जो है कौन कौन से सत्य हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। वैसे इसके ऑप्शन जो होंगे ये ई होंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो राज्य के जो है ये आपके 13 जिलों में जैविक पट्टी जो है विकसित की जा रही है। पिछले 5 वर्ष यानी 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर जो है कितनी रही है? तो कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 2.1% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो देखिए यहाँ पे समेकित बागवानी विकास मिशन जो चलाई जा रही है ये चलाई जा रही है आपको 23 जिलों में। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये मोबाइल ऐप है बिहान ऐप। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता था? तो ये था आपको शिवहर और गया में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन तथा जिलों को हमें सुमेलित करना है। ये सर्वाधिक फसल का उत्पादन है और ये जिला है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे तो चावल का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है ये आपको हुआ है देखिए इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो ABCD दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे दे दिया है। ये जैसे हम लोग करते हैं ना 1 2 3 4 लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं, उस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको जो है सही तरीका से कीजिएगा। देखिए वैसे चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये रोहतास जिला में। हम लोग यहाँ से देखेंगे पश्चिमी चंपारण जिला जो है ये आपके किसके लिए फेमस है? तो ईंख के लिए फेमस है पश्चिमी चंपारण जिला। रोहतास जिला जो है आपके किसके लिए फेमस है? चावल के लिए फेमस है रोहतास जिला। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे पटना जिला का, तो पटना जिला आपके दलहन के लिए फेमस है और कटिहार जिला जो है ये आपके मक्का के लिए फेमस है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर एग्जाम्स में भी अगर इस तरह का क्वेश्चंस हो तो आप इस तरह ही कीजिएगा इसको। तो वैसे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा इसके हिसाब से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान जो है ये आपको अंतिम से पहला है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो ये जो आपका है सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान जो है ये 8वां है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई की बात करते हैं तो पटना में है। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई जो है ये शिवहर में है। तो ये तीनों जो है आपके सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही है। तो ये था आपको 350 किलोवाट आवर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से कम हो गई है, तो ये जिला है आपका कौन सा, पटना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो कह रहा है कि बिहार में 2020-21 में बिजली की मांग जो है ये 5,995 मेगावाट रही है। तो ये बिल्कुल सही है। 2020-21 में बिजली की आपूर्ति जो हुई थी ये 5,932 मेगावाट हुई थी। तो देखिए मांग इतना था, डिमांड इतना था, सप्लाई इतना था। और तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है बिहार में बिजली की जो उपलब्धता है ये 2020-21 में 6422 मेगावाट थी। तो ये तीनों का तीनों कथन जो है ये आपके सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है आपको 5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के तौर पे दिया जा रहा है। तो सब्सिडी के तौर पे जो दिया जा रहा है ये 8,000 रुपया दिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो आइए हम लोग सत्य कथन देखते हैं। कह रहा है कि एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, ये जिला है पूर्णिया। तो ये बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा। तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2020-21 में बिहार का जो है ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो कार्यशील आबादी की बात कर रहा है तो ये 61.4% होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावनाएं हैं। तो ये हैं आपके 69.1 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। तो हम लोग सत्य कथन को देखेंगे। बिहार में बाल विकास का जो एजेंडा है ये 4 स्तंभों पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवाएं चल रही हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है। तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही हो जाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई है। तो बिहार के अंदर जो औसत वर्षा हुई है ये है 1385 mm यानी मिलीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रम किस जिला में हुआ है। तो सबसे अधिक जो वर्षा हुआ है वो किशनगंज में हुआ है और सबसे कम वर्षा जो हुआ है वो अरवल में हुआ है 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में। अब जो अगला टॉपिक है ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है और फॉरेस्ट रिपोर्ट से तो 100% एक क्वेश्चन यानी ये 5 टॉपिक 5 क्वेश्चंस आपके हाथ में है। अगर आप इसको पढ़िएगा तब आपको आएगा 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 19 है। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 19 का पहला क्वेश्चन है
कह रहा है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? तो ये है आपका 17वां, ये श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो ये जारी किया गया है प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है? तो ये जो उपग्रह है ये है रिसोर्ट सैट 2। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण यानी किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? तो ये है आपका 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 कुल कितना वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए कुल वनावरण के अंदर जो है वृद्धि दर्ज किया गया है, ये किया गया है आपको 75 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 7.84%। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि जो दर्ज किया गया है ये 1.03%। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल है। तो बिहार में बहुत जो घने वन का जो क्षेत्रफल है ये 333 किलोमीटर स्क्वायर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल है। तो घने वन का जो क्षेत्रफल है ये 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल है। तो बिहार के अंदर जो खुला वन का क्षेत्रफल है ये है 3762 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है? तो ये जो वन है ये है आपका बहुत घना वन, इसमें जो है कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, यानी केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला यानी क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में कौन सा है? तो ये जिला है आपका कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला जिला यानी क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो ये है आपका शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला जो है ये कैमूर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन है? तो सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जो बिहार का जिला है ये है शेखपुरा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला जो है ये कौन सा है? तो ये जिला है आपका बांका। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान बिहार के किस जिला में हुआ है? तो ये हुआ है आपका कैमूर जिला में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है? तो ये है आपके 2341 किलोमीटर स्क्वायर पे वृक्षावरण है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 2.48%। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? तो वृक्षावरण में जो वृद्धि दर्ज किया गया है ये किया गया है आपको 338 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन है? तो ये सबसे अधिक घने वन जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है।
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है? तो बिहार के जो है कैमूर जिला में सबसे अधिक खुला वन है। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? तो बिहार के अंदर जो है कुल वनावरण और वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है ये आपके हैं 9722 किलोमीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का जो प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपके 10.32%। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण और वृक्षावरण कुल कितना वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है आपको 413 किलोमीटर स्क्वायर में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्रफल है, तो भारत का जो वनावरण क्षेत्रफल है ये है 71,3789 यानी 7,13,789 यानी 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपके 21.71%। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि दर्ज किया गया है 1540 किलोमीटर स्क्वायर का। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वनावरण में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है आपको 0.22% का। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण है, तो भारत के अंदर जो कुल वृक्षावरण है ये है आपको 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% जो है वृक्षावरण है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है आपको 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? तो ये है आपके 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? तो ये हैं आपके 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य यानी क्षेत्रफल के अनुसार हैं, तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाले राज्य हैं, तो ये राज्य हैं आपको हरियाणा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो वनावरण प्रतिशत है ये सर्वाधिक है? तो ये है आपके लक्षद्वीप। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है ये आपका कौन सा है? तो ये है आपके मिजोरम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य है, तो ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है? तो वनावरण का नुकसान जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? तो ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन हैं? तो सबसे अधिक खुले वन है मध्य प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन है,
तो देश के अंदर कुल मैंग्रोव वन जो है ये 4992 वर्ग किलोमीटर पे है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 0.15%। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है आपको 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है आपके पश्चिम बंगाल में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वृद्धि जो है किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है आपको ओडिशा में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है ये 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो ये कथन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देश में बाघ अभयारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है ये पक्के टाइगर रिजर्व है। तो आप मुझे जो है इनमें से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा जो है सही है। वैसे इसका उपयुक्त आंसर जो होगा वो ई होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि दर्ज किया गया है आपको 79.4 मिलियन टन। अगला जो टॉपिक है ये है बिहार सेंसस यानी बिहार जनगणना 2011 और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है 100% आएंगे आपके एग्जाम्स में, इसीलिए आप इस टॉपिक को पढ़ना या फिर वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो कुल जनसंख्या है वो कितना है? तो देखिए बिहार का जो जनसंख्या है ये 10,40,99,452 है। तो आप इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो देश में स्थान है वो है आपका तीसरा। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। तो बिहार के शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 11.3% और 88.7% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जो बिहार का स्थान है ये कितना स्थान है? तो ये स्थान जो है ये आपका 12वां स्थान है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है उसको अवरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो ये है आपका पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है इसको बढ़ते क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो ये है आपका शेखपुरा, शिवहर और अरवल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो ये है आपका मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है ये कौन है? तो ये है आपको अरवल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये कौन है? तो ये है आपका गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये कौन है? तो ये जिला जो है आपको मुंगेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये कौन है? तो ये जिला जो है आपका किशनगंज है। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये कौन है? तो ये है आपको वैशाली।
2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये कौन है? तो ये है आपको शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये कौन है? तो ये जिला है आपका कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंग अनुपात है ये कितना है? तो बिहार का जो लिंग अनुपात है ये 918 है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार का शिशु लिंग अनुपात जो है 935 है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ये है 1106। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है बिहार में रोहतास जिला का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है ये है आपको पूर्णिया का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर है, तो बिहार का जो साक्षरता दर है ये है आपको 61.8%। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे, तो ये जिला है आपको रोहतास, पटना और भोजपुर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है ये 71.2% है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः किस जिला में है? तो सबसे अधिक साक्षरता जो है ये आपको रोहतास में ही है। देखिए, अगर पुरुष की बात करते हैं या फिर महिला की बात करते हैं तो सबसे अधिक साक्षर पुरुष या फिर महिला जो है ये रोहतास के अंदर है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये है आपके बिहार का जो महिला साक्षरता दर है ये 51.5% है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है ये क्रमशः है, तो ये जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया और सहरसा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है ये 59.8% है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का शहरी साक्षरता दर जो है ये है 76.9%। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है, तो सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला जो है ये रोहतास है। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला जो है ये है, तो ये कौन सा है? ये पूर्णिया है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला जो है ये कौन है? तो ये जिला है आपको कैमूर। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला जो है ये बिहार का कौन सा जिला है? तो ये जिला है आपको शिवहर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार में जो दशकीय वृद्धि हुआ था ये हुआ था 25.42%। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला अवरोही क्रम में है, तो यह है मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला यानी बढ़ते क्रम में ये कौन सा है? तो ये जिला है आपका गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है ये कौन सा है? तो ये है आपका गया और शिवहर। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है ये कौन सा है? तो ये जिला है आपका गया और किशनगंज। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 15.91%। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः है, तो ये है आपको पश्चिमी चंपारण और शिवहर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, तो ये जिला है आपका पश्चिमी चंपारण और खगड़िया। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत जो है आपको 1.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला जिला की संख्या है, तो ये है आपको 1। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो ये जिला है आपको 1। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है, इसको हमको अवरोही क्रम में सजाना है, तो ये है आपका सबसे ज़्यादा है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, इसके बाद ईसाई, इसके बाद सिख है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करते हैं, तो ये आपको मैं एक इसका ऑप्शन बता देता हूँ, ये भागलपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। आप मुझे इसमें से और ऑप्शन कमेंट्स में लिखकर बताइए, ऐसे इसका आंसर जो है ये ई है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग जो हैं ये भी बिहार के इसमें से 2-3 जिले में निवास करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन से जिले में निवास करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो ये जिला है आपके 3। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान कितना है, तो देखिए साक्षरता की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ये अंतिम से पहला है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है इसका हमें क्रम से बताना है, तो ये जो होगा आपका शिवहर और समस्तीपुर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है उसका जो क्रम है ये आपको पटना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट 16 से लेकर और प्रैक्टिस सेट 20 तक मैंने कवर किया है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।